In previous class, we were discuss about the basic strength, है ना? That how plus M group or minus M group affect the basic strength of any compound, of any aromatic compound. तो देन अपने देखा कि बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस एम इफेक्ट, जिसका प्लस एम इफेक्ट जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ होगी, है ना? तो आइए नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे। स्टेबिलिटी ऑफ resonating structure. That which resonating structure is more stable? कि अपने पास अगर एज एग्जांपल टू और मोर देन टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गिवन हो, तो कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होती है? तो देखिएगा क्या क्या रूल्स हैं उसके। रूल फर्स्ट आता है कंप्लीट ऑक्टेट resonating structure is more stable than incomplete octet resonating structure। कि सर कैसे? एक एग्जांपल के साथ समझा दीजिए। तो देखिए कि वो स्ट्रक्चर जिसमें हर एक एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट हो। ऑक्टेट मीन्स क्या होगा कि वैलेंस सेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो वो ज्यादा स्टेबल होगी, और जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो वो आपके पास क्या होगी? लीस्ट स्टेबल होगी। तो फॉर एग्जांपल देखिएगा आपके पास जैसे CH2 पे पॉजिटिव चार्ज और आपके पास क्या है? OH। CH2 पे पॉजिटिव चार्ज और आपके पास है OH, और दूसरा आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड आपके पास OH, और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग क्या होगा कि कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो यहाँ कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन 2, 4 एंड 5 एंड 6, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द कार्बन। और अगर आप ऑक्सीजन की बात करो तो ऑक्सीजन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, बट द ऑक्टेट ऑफ कार्बन इज नॉट कंप्लीट। अब बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की। इस स्ट्रक्चर में क्या होगा कि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 4 यहां से और 4 आपके पास ये कि सर कैसे? तो देखिएगा स्ट्रक्चर CH H डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्सीजन की बात करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऑक्टेट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों का ऑक्टेट आपके पास कंप्लीट है। तो सेकंड वाली स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा स्टेबल होगी, फर्स्ट वाली स्टेबल जो है वो कम होगी, बिकॉज इन फर्स्ट स्ट्रक्चर द ऑक्टेट ऑफ कार्बन इज नॉट कंप्लीटेड, एंड द सेकंड स्ट्रक्चर ऑक्टेट ऑफ कार्बन एज वेल एज ऑक्सीजन दोनों का ही ऑक्टेट आपके पास कंप्लीट है, उसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। तो फर्स्ट रूल है कि वो कंपाउंड जिसमें हर एक एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट होता है उसकी स्टेबिलिटी क्या रहती है? ज्यादा रहती है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा सेकंड रूल। रूल सेकंड, neutral structure is more stable than charged structure। तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर है उसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी किससे? चार्ज स्ट्रक्चर से। तो कैसे? देखिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, Cl के पास आपके पास क्या आ गए? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि सर कैसे? आपको पता है हेलोजन जो है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो जाता है।
CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। अब अगर आप इसमें रेजोनेंस करवाते हो तो स्ट्रक्चर कैसी मिलेगी आपको कि दैट CH2 पे नेगेटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड Cl पे आपके पास कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों स्ट्रक्चर है, एक ही कंपाउंड है, सेम कंपाउंड है। आपको कहा विच वन इज मोर स्टेबल, ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी। तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा चार्ज स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होती है। यहाँ पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ना तो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है ना नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज दोगे आप और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी, फर्स्ट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन सेकंड, बिकॉज फर्स्ट वाली जो है वो आपके पास न्यूट्रल है और सेकंड वाली जो है वो उसमें आपके पास क्या है, चार्ज प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट थर्ड रूल देखते हैं, रूल नंबर थर्ड। if negative charge is present on more electronegative element and positive charge is present on less electronegative element present on less electronegative element, तो आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा। अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे, तो जो कंपाउंड की स्टेबिलिटी है वो आपके पास क्या होती है, इंक्रीज। कि सर कैसे, तो देखिएगा कि जैसे आपके पास आ गया CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी CH2 नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, आपके पास जैसे ये आ गया OH, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। कि सर क्यों कम होगी, क्योंकि ये जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, कि सर इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज अगर प्रेजेंट है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये सर एग्जांपल में कंपैरिजन करके बता दो एक और, तो देखिएगा CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे आपके पास लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। अब इस कंपाउंड में देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और एक और कंपाउंड देखते हैं इसका CH2, CH2 पे आपके पास नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, यहाँ पे अपने पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, फर्स्ट वाले की, क्योंकि फर्स्ट में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या रहती है, ज्यादा रहती है। तो ये रूल्स थे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कि कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होती है उसके, विच रेजोनेटिंग इज मोर स्टेबल। स्टेबिलिटी के रूल्स हैं ये, ठीक है। तो ये रेजोनेंस वाला पोर्शन जो है वो अपना कंप्लीट हो गया। आई इफेक्ट देख लिया अपन ने, आर इफेक्ट देख लिया अपन ने ना, दोनों से कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं वो भी अपन ने देख लिया अच्छे से। अब अपन डिस्कस करेंगे थर्ड इफेक्ट, विच वन इज हाइपर कॉन्जुगेशन, विच वन इज हाइपर कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट आता है अपने पास हाइपर कॉन्जुगेशन, थर्ड इफेक्ट है। फर्स्ट अपने पास कौन सा था, इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड अपने पास कौन सा था, रेजोनेंस, एंड थर्ड वन इज हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें, इससे अपन बेकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं।
बेकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, और इसको क्या कहते हैं आप, बेकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं। क्या होता है हाइपर कॉन्जुगेशन में? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मूवमेंट टूवर्ड्स पाई इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड टूवर्ड्स डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज और फ्री इलेक्ट्रॉन, नॉन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। इसको सिग्मा पाई रेजोनेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि जिसमें आपके पास डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जहां पे प्रेजेंट हो जाता है तो वहां पे क्या होगा, रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं उसका मूवमेंट होता है डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ओर, नेगेटिव चार्ज की ओर कभी नहीं होगा। कि सर कैसे? देखिएगा एग्जांपल, कि अपने पास आ गया सी एच 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 सी एच थ्री और सी एच टू पे अपने पास कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। सी एच टू पे पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। मींस अपन यूं कह सकते हैं दैट हाइपर कॉन्जुगेशन is directly proportional to the number of alpha hydrogen। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन हमेशा उतना ही ज्यादा होता है। अब जैसे आपके पास ये स्ट्रक्चर आ गया, सी पे पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड एच, ये कार्बन कौन सा कार्बन हुआ कि सर, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से ये कौन से हाइड्रोजन हो गए, अल्फा हाइड्रोजन। दीज आर अल्फा हाइड्रोजन एंड दीज आर अल्फा हाइड्रोजन। तीनों ही आपके पास कौन से हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन। तो कितनी हाइपर कॉन्जुगेशन की स्ट्रक्चर बनेगी, हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स विल बी फॉर्म, तो देखिएगा। सिग्मा बॉन्ड, कौन से सिग्मा बॉन्ड का ट्रांसफर होता है, कौन से सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, कि वो सिग्मा बॉन्ड जो अल्फा हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ। तो आपके पास क्या मिलेगा, एच सी एच एच प्लस, डबल बॉन्ड आपके पास क्या आ गया, सी एच टू। सेकेंड स्ट्रक्चर में भी ये हो सकती है कि एच प्लस सी एच एच, डबल बॉन्ड आपके पास क्या आ गया, सी एच टू। थर्ड स्ट्रक्चर में भी ये हो सकती है एच सी एच एच प्लस, डबल बॉन्ड आपके पास क्या आ गया, सी एच टू। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या रहता है कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे तो ही हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। कि कार्बन क्या करेगा, अल्फा कार्बन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेकर इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा। मींस चार्ज डेंसिटी क्या करता है, कम करता है। किसके कारण से होती है, अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसके कारण जो आपके पास कैटायन है उसकी चार्ज डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में कौन पार्टिसिपेट करता है, कि जो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं होगा। कि सर कैसे, कि आपके पास जैसे आ गया CH3 प्लस, तो इस CH3 प्लस पे कोई भी आपके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं होगा। तो देन हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन क्या होगी, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सिग्मा बॉन्ड टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, टुवर्ड्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसको अपन क्या कहेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन कहेंगे। कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यानी कि टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज कैसे होती है वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दी, कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही ज्यादा होगा। मींस हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन उतना ही ज्यादा होगा। कितनी स्ट्रक्चर बनी यहाँ पे, 1 2 3,
एक बार आपके पास ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यूज में हुए, एक बार ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन और एक बार ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, जिससे क्या हुआ कि स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है कार्ब कैटायन की। कि सर कार्ब कैटायन क्या होते हैं? कार्ब कैटायन का मीनिंग होता है कि अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको आप कहते हो कार्ब कैटायन, और अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो उसको अपन कहते हैं कार्ब एनायन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा होता है, कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है, बिकॉज ये क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज यानी कि चार्ज डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं। और अपन ने पहले सीखा हुआ है कि जितनी कम चार्ज डेंसिटी होती है, स्टेबिलिटी हमेशा उतनी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो लेस चार्ज डेंसिटी, more will be more compound will be more stable, कंपाउंड विल बी मोर स्टेबल। तो यहाँ पे ये करते क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, ये चार्ज डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं। तो जितना कम चार्ज डेंसिटी होगी, कंपाउंड उतना ही क्या रहेगा आपके पास, स्टेबल रहेगा। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया किसी कैटायन में। कि सर वो कंडीशन क्या है जिसमें डबल बॉन्ड आ रहे हैं? तो देखिएगा डबल बॉन्ड वाली कंडीशन क्या है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, है ना। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेटिंग ऑर्डर में नहीं होंगे। ये आपके पास क्या है कि सर डबल बॉन्ड है दो कार्बन के बीच में, तो ये हमारे पास एल्कीन है। ये हमारे पास क्या है, एल्कीन है। ये कौन सा कार्बन हो गया कि सर ये अल्फा कार्बन हो गया। ये कौन से हाइड्रोजन हो गए, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, और ये भी आपके पास कौन सा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन। तीनों ही अल्फा हाइड्रोजन। अब मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है ना टूवर्ड्स आपके पास डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां चले गए तो होगा क्या, H C H H CH पे पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH2 पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब होगा क्या कि इस पॉजिटिव चार्ज की चार्ज डेंसिटी कम करने के लिए ये जो अल्फा कार्बन्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो स्ट्रक्चर क्या आ जाएगी आपके पास, H C H, यहाँ पे अपने पास H प्लस, डबल बॉन्ड आपके पास CH, सिंगल बॉन्ड आपके पास क्या आ जाएगा, CH2 माइनस। और ऐसे करते करते दो स्ट्रक्चर का और फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कोई भी आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि डबल बॉन्डेड स्पीसीज हो तो उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है वो बता दिया मैंने। कोई भी आपके पास कैटायन हो तो उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है वो भी अपन ने एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें होगा क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन में मूवमेंट होगी किसकी, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की। सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है उसकी मूवमेंट होगी किसकी ओर होगी, डबल बॉन्ड की ओर, पॉजिटिव चार्ज की ओर, या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ओर। ओके, अब जैसे मान लीजिए कोई फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज आ गई जिसको अपन जनरली कहते हैं फ्री रेडिकल है, वो भी अपन देखेंगे कल से। ये आपके पास आ गया H C H H, यहाँ पे अपने पास आ गया CH2 और उसके ऊपर एक फ्री इलेक्ट्रॉन। देन हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होगा, इसको कहते हैं फ्री रेडिकल। कि सर फ्री रेडिकल क्या होता है, फ्री रेडिकल का मीनिंग क्या हो गया कि जैसे आपके पास ये एक A और ये आपके पास एक, इसमें होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ। कि सर होमोलाइटिक क्लीवेज का मीनिंग, होमोलाइटिक क्लीवेज का मीनिंग ये होता है कि जो बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी इक्वल शेयरिंग हो जाती है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो उससे क्या होता है कि इस स्पीसीज के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है जिसको अपन क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कहते हैं। तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे होता है कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा होमोलाइटिक क्लीवेज से। कि सर होमोलाइटिक क्लीवेज का मीनिंग कि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी इक्वली शेयरिंग होगी, यानी कि इक्वली वो वापस बॉन्ड डिसोसिएशन होगा, और डिसोसिएशन के बाद में इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसके इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास चले जाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे बनते हैं फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल अगर आपके पास प्रेजेंट हो तो हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होगा,
कि इसका इलेक्ट्रॉन यहां और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहां और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन आपस में यहां आके किसका फॉर्मेशन करेंगे, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे H C, ये H पे फ्री इलेक्ट्रॉन H और आपके पास क्या आ जाएगा CH, यह हाइपर कॉन्जुगेशन होगा कि इस कार्बन पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो ये बॉन्ड को डिसोशिएट कर देगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपने पास चला जाएगा और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, जिससे क्या होता है फ्री रेडिकल को स्टेबिलिटी मिलती है। तो फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल जो ये कार्बन है वो अपना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन में यूज करता है और हाइड्रोजन का फ्री इलेक्ट्रॉन उसके पास प्रेजेंट हो जाता है। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो जो फ्री रेडिकल्स हैं उनकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं तो जो कार्ब केटायन है उनकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज। कार्ब केटायन का मीनिंग बताया था अभी कि कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको अपन क्या कहते हैं, कार्ब केटायन। तो जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है ना कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा कार्ब केटायन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो। कि सर कहना क्या चाहते हो, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास ऐसी कोई स्पीसीज आ जाए ना सी CS3 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 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये कार्ब केटायन है, इसको कौन सा कार्ब केटायन कहेंगे, 3 डिग्री कार्ब केटायन। 3 डिग्री कार्ब केटायन क्यों कहेंगे, बिकॉज 3 मिथाइल ग्रुप आर प्रेजेंट, 1 2 3 मिथाइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट है ना, तो 3 डिग्री कार्ब केटायन है ये। 3 डिग्री कार्ब केटायन मतलब ये भी आपके पास अल्फा हाइड्रोजन, ये भी आपके पास अल्फा हाइड्रोजन और ये भी आपके पास अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी अल्फा कार्बन, ये भी आपके पास अल्फा कार्बन और ये भी आपके पास अल्फा कार्बन, 3 अल्फा कार्बन। टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए कि सर 9 हो गए। अब 2 डिग्री की बात करें, CH3 CH CH3 पे पॉजिटिव चार्ज, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए आपके पास, 6 अल्फा हाइड्रोजन। फिर आप 1 डिग्री की बात करें, CH3 CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए आपके पास, 3 अल्फा हाइड्रोजन। मैंने कहा जितना ज्यादा आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है कार्ब केटायन उतना ही स्टेबल होगा, उतना ही स्टेबल क्या रहेगा, कार्ब केटायन। तो यहाँ पे देखो 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन डिक्रीज हो रहे हैं, कार्ब केटायन की स्टेबिलिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कार्ब केटायन का मीनिंग समझ गए, कार्ब केटायन का मीनिंग होता है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अगर प्रेजेंट हो तो उसको आप कहते हो कार्ब केटायन, है ना। तो कार्ब केटायन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, हाइपर कॉन्जुगेशन पे, या कह सकते हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा कार्ब केटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। कि सर ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है, रीजन क्या रहता है कि मैंने कहा कि अगर आप चार्ज डेंसिटी डिक्रीज कर दोगे, कोई भी आपके पास चार्ज स्पीसीज है, चाहे कैटायन है चाहे एनायन है, अगर आप उसकी चार्ज डेंसिटी को डिक्रीज कर देते हो तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले कितने ग्रुप आ गए कि सर 3 ग्रुप्स आ गए। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन करने वाले कितने आपके पास अल्फा हाइड्रोजन आ गए कि सर 6 आ गए, यहाँ पे कितने आ गए, 3 आ गए। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन डिक्रीज हो रहा है आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशन का चांस भी डिक्रीज हो रहा है। अब जितना कम हाइपर कॉन्जुगेशन होगा स्टेबिलिटी जो है वो आपके पास उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, वो दोनों किस पे डिपेंड करती है, वो हाइपर कॉन्जुगेशन पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। तो सर एनायन पे क्यों नहीं डिपेंड करती, तो देखिएगा एनायन पे क्यों नहीं डिपेंड करती। तो आपके पास देखिएगा CH3C पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा ही नहीं। कि सर क्यों नहीं होगा, बिकॉज कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, आप अगर उसको और उसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करोगे तो वो तो ऑक्टेट को एक्सपेंड करेगा, है ना। यानी कि उसकी चार्ज डेंसिटी को आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। चार्ज डेंसिटी अगर इंक्रीज हो जाएगी तो स्टेबिलिटी फिर क्या हो जाएगी, डिक्रीज।
तो कभी भी आपके पास एनायनिक हो, जिसको अपन कार्ब एनायन कहते हैं, अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो तो उसको अपन कहते हैं कार्ब एनायन। और कार्ब एनायन में हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कार्बन का ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट। अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट, कार्बन पे फ्री रेडिकल है तो कार्बन पे आपके पास ऑक्टेट क्या रहता है, इनकम्प्लीट। डबल बॉन्ड है तो फिर बॉन्ड ट्रांसफर के कारण से पास वाले कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाता है, तो उसकी स्टेबिलिटी आपके पास, उसको अपन कैसे एक्सप्लेन करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। बट अगर कोई कार्ब एनायन है, पहले से ही कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हाइपर कॉन्जुगेशन कभी प्रेजेंट ही नहीं होता है। ओके, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन से अपन एक्सप्लेन करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन एंड स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी या कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही क्या रहती है, ज्यादा रहती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें, हाइपर कॉन्जुगेशन भी दो टाइप का होता है कि सर कौन कौन से टाइप का। हाइपर कॉन्जुगेशन भी दो टाइप का होता है, एक आपके पास आता है प्लस एच इफेक्ट और एक आपके पास आता है माइनस एच इफेक्ट। प्लस एच इफेक्ट एंड माइनस एच इफेक्ट कि सर प्लस एच इफेक्ट क्या होता है, तो देखो सी एच 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 सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच। इसमें क्या रहता है कि अपने को पता है कि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से कम रहती है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां जाने पर यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, और स्ट्रक्चर कुछ ऐसी आ जाती है, सी डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड आपके पास सी एच टू नेगेटिव, और ये एच पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। तो अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यानी कि अल्फा कार्बन पे जो ग्रुप बॉन्डेड है, वो ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यानी कि किसकी और पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जा रहे हैं, तो वो आपके पास कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस एच इफेक्ट। माइनस एच इफेक्ट कौन सा होता है कि सी आ गया आपके पास, सी एच डबल बॉन्ड आपके पास सी एच टू आ गया, यहाँ पे सी एल, यहाँ पे सी एल, यहाँ पे सी एल। अब देखिएगा कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले जाएगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले जाएगा, तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा आपके पास, पॉजिटिव। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आ जाएंगे, यहाँ, यानी कि जो डायरेक्शन थी वो जस्ट क्या हो चुकी है, रिवर्स हो चुकी है। पहले इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट पाई बॉन्ड की ओर हो रही थी कि जिस डायरेक्शन में डबल बॉन्ड है, जिस डायरेक्शन में पाई बॉन्ड है, उसकी तरफ ही इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही थी, तो वो कौन सा इफेक्ट था, प्लस एच इफेक्ट। अब क्या हो गया, डायरेक्शन रिवर्स हो गई, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो क्लोरीन क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, कि सर जी पॉजिटिव चार्ज आएगा, और कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो डबल बॉन्ड वाले इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे। तो ये कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, माइनस एच इफेक्ट, ये कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, प्लस एच इफेक्ट। तो एच इफेक्ट भी दो टाइप का होता है, एक प्लस एच इफेक्ट होता है और एक माइनस एच इफेक्ट होता है। और अगर मैं बात करूं कि मेसोमेरिक इफेक्ट से इससे रिलेटेड, तो आपको मैंने बताया था कि जो एम इफेक्ट है वो दो पोजीशन पे लगता है, यानी कि या तो ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे लगेगा। या आपके पास अगर यहाँ पे कोई ग्रुप प्रेजेंट है, तो जो ऑर्थो पोजीशन कौन सी होगी, कि सर ये वाली ऑर्थो पोजीशन, और ये वाली कौन सी पोजीशन, पैरा पोजीशन। और अपने को ये भी पता है कि अगर एम इफेक्ट है वो कहाँ लगेगा, ये दोनों या तो ऑर्थो पे लगेगा या कहाँ लगेगा, पैरा पे। बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन है, चाहे नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, वो कहाँ आता है, या तो ऑर्थो पे आता है या पैरा पे आता है या ऑर्थो पे आता है, मेटा पे नहीं लगता। तो वैसे ही जो एच इफेक्ट है वो मेटा पोजिशन पे जीरो होता है, मेटा पोजिशन पे एच इफेक्ट जो है वो जीरो होता है। ये एम का मतलब मेटा पोजिशन है ना, एम एम। इस मेटा पोजिशन पे बोथ द एम इफेक्ट एंड एच इफेक्ट इज इक्वल्स टू जीरो। मेटा पोजीशन पे ना तो मेसोमेरिक इफेक्ट लगता है ना हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है। मेटा पोजीशन पे ओनली कौन सा इफेक्ट लगेगा, ओनली आई इफेक्ट लगेगा, है ना। मेटा पोजीशन पे ओनली कौन सा इफेक्ट लगेगा, आई इफेक्ट। तो सर मतलब ये हो गया कि अगर अपने को कुछ भी एसिडिक बेसिक या कुछ भी देखना हो,
तो अपने को सब बातें देखनी पड़ेगी, सब बातें देखनी पड़ेगी। मेसोमेरिक इफेक्ट भी देखना पड़ेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन भी देखना पड़ेगा, इंडक्टिव इफेक्ट भी देखना पड़ेगा। तो सर ऑर्डर क्या रहता है इसका? इसका ऑर्डर यूं रहता है कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है रेजोनेंस या एम इफेक्ट, उसके बाद आपके पास कौन आता है? हाइपर कॉन्जुगेशन, और उसके बाद आपके पास कौन आता है? इंडक्टिव इफेक्ट। एम इफेक्ट, एच इफेक्ट और आई इफेक्ट। एम इफेक्ट सबसे ज्यादा इफेक्टिव, स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट है एम इफेक्ट। उसके बाद कौन सा है? हाइपर कॉन्जुगेशन। उसके बाद आपके पास कौन सा आएगा? इंडक्टिव इफेक्ट। तो अपन यूं भी कह सकते हैं कि जो एम इफेक्ट है वो ऑर्थो और पैरा पे दोनों पे लगता है। जो एच इफेक्ट है वो ऑर्थो और पैरा दोनों पे लगता है और इक्वल होता है। बट जो आई इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा ऑर्थो पे, फिर मेटा पे, और फिर आपके पास किस पे लगता है? पैरा पे। क्योंकि आई इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है? कि सर आई इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ऑर्थो के साथ डिस्टेंस क्या रहती है? मिनिमम। मेटा के पास दोनों के एवरेज, और पैरा में डिस्टेंस क्या रहती है? मैक्सिमम। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगी आई इफेक्ट हमेशा उतना ही क्या होगा? कम होगा, है ना। तो आई इफेक्ट जो है वो ऑर्थो पे सबसे ज्यादा, मेटा पे उससे कम, पैरा में सबसे कम। एम इफेक्ट जो है वो ऑर्थो और पैरा दोनों पे इक्वल होता है, मेटा पे लगता ही नहीं है। एच इफेक्ट जो है वो ऑर्थो और पैरा दोनों पे इक्वल होता है, मेटा पे लगता ही नहीं है। तो एच इफेक्ट भी दो टाइप का होता है, प्लस एच और माइनस एच। आपको एक्सप्लेन कर दिया कि प्लस एच में क्या होता है और आपके पास माइनस एच में क्या होता है। और हाइपर कॉन्जुगेशन से जनरली अपन क्या देखते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन और स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन इंक्रीज होगी, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ओके, तो कल अपन वापस डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा हाइपर कॉन्जुगेशन का पोर्शन रिमेनिंग है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, फिर उसके बाद अपने सारे इफेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, और फिर अपन चलेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म की ओर कि कैसे रिएक्शन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस कंप्लीट होती है, कौन कौन सी मैकेनिज्म से। ओके, बाय, मिलते हैं कल।